फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल न्यू विजन स्टडी हब। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। भारत के संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पार्ट सेकेंड 1858 टू 1947। यह हम लोग इसके पहले पार्ट 2A कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। शेष 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस पार्ट में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग करेंगे। यह टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो उपरोक्त परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन के साथ आंसर और उसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 सेकंड का समय अलॉट किया गया है। आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठे, जो आंसर सही लगे उस पर आप लोग आंसर पहले लगा लें, फिर आंसर बताया जाएगा, उससे अपने को मैच करें और क्या स्कोर किसका रहा है वह चैट बॉक्स में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पार्ट 2। आपको बताया गया था कि पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पार्ट 1 जो था वह 1773 टू 1857 तक था। उस पार्ट का हम लोग इसके पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। उसमें 20 क्वेश्चंस का 10-10 क्वेश्चन करके पार्ट 1A और पार्ट 1B करके, और एक हमने दोनों को मिला करके एक समग्र बना दिया है पार्ट 1, जिसमें 1773 से लेकर 1857 के दौरान हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स थे उस पे एमसीक्यूज था, जिसे आपको बताया गया था वह कंपनी रूल। इस पीरियड को कंपनी रूल के नाम से जाना जाता है। 1773 टू 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे शासन था। उसके बाद 1858 में ब्रिटिश कंपनी से शासन डायरेक्ट क्राउन के हाथ में चला गया और तब से भारत ब्रिटिश प्रजा बन गई। तो 1858 से 1947 यह पीरियड क्राउन रूल के तहत जाना जाता है। इसका पार्ट 2 के एक पार्ट 2A हम लोग पिछली वीडियो में उस पर डिस्कस कर चुके हैं, और पार्ट 2B इसका हम लोग इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का एनालिसिस करेंगे। तो उन क्वेश्चन आप देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक कर चुके थे पिछले वीडियो में। इसमें क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था शुरू हुई? डायरार्की, द्वैध शासन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता, फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, आईसीएस एग्जाम, आईसीएस की प्रतियोगी परीक्षा। तो इसका आंसर लगा लिए होंगे। देखिए, डायरार्की द्वैध शासन। यहां पर इस एक्ट में 1919 के इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो शासन के जो विषय थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भाग कर दिए गए। एक तो केंद्रीय विषय था, सेंट्रल सब्जेक्ट, और दूसरे थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट, प्रांतीय विषय। प्रांतीय विषय पर, प्रोविंशियल सब्जेक्ट पर यहां पर डायरार्की शुरू हुई। कुछ विषय ट्रांसफर्ड और रिजर्व, इसमें 2 विषय रखे गए, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। रिजर्व विषय पर तो गवर्नर का पूरा अधिकार था। ट्रांसफर विषय पर यहां पर वह 2 लोगों से सलाह ले सकता था, जो प्रांतों से आ रहे प्रतिनिधि थे उनकी सलाह पर, और दूसरे जो प्रांत के विषय रिजर्व सब्जेक्ट थे उसमें वह अपने काउंसिल से। तो यहां पर द्वैध शासन, दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। कहां पर लागू हुआ यह डुअल सिस्टम पूछा जाता है। प्रांतों में, प्रोविंशियल स्टेट पे। इसी एक्ट में एक और चीज ध्यान रखना है, यहां पर 2 सदनीय
विधानमंडल की व्यवस्था हुई, केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानसभा जैसे आज की लोकसभा कहा जाता है उसी तरीके से, और जिसे मतलब निम्न सदन और निचला राज्य परिषद जिसे उच्च सदन, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद यानी निम्न सदन और उच्च सदन। इसी में लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था थी। ली कमीशन उसके आधार पर गठित हुआ, जिसने 1924 में यहां पर फिर लोक सेवा आयोग की स्थापना, उसी के ली कमीशन के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगले विषय पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, किस दौरान हुआ? सब लोग आंसर कर चुके होंगे। 1930 टू 1930, 1930 से लेकर 1932 तीन ग्रुप में सम्मेलन हुए, 1930 से लेकर 1932 में, और तीनों में अंबेडकर जी ने भाग लिया था। गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। यह जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे वह कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, भारत में संवैधानिक सुधार के संदर्भ में वो सब विभिन्न लोगों को बुलाकर, विभिन्न वर्गों के जो प्रतिनिधि थे उनको बुला करके वहां पर यह विचार विमर्श किया जा रहा था। क्योंकि साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन 28 में आया था, बहुत जहां जहां गया उसका बहुत विरोध हुआ। 30 में उसने रिपोर्ट अपना दिया, तो उस पर फिर यहाँ के लोगों का विचार जानना, उन सब लोग चूंकि विरोध बहुत हुआ था इसलिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किस प्रणाली को शामिल किया गया, किस प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया गया? देखिए, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन, संघीय व्यवस्था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स अलग से, और आईसीएस एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाएं, इन चारों में किस प्रणाली 1935 में किस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया? यह था फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। 1935 के एक्ट में फेडरल सिस्टम की व्यवस्था की गई, लेकिन यद्यपि वह कभी संघ बन नहीं पाया, लेकिन इसमें यह व्यवस्था थी। दूसरी चीज है डायरार्की सेंट्रल लेवल पर, अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुरू हुई। डायरार्की एट प्रोविंशियल लेवल, यह तो 1919 के एक्ट में थी। 1935 के एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई और डायरार्की एट सेंटर पर शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन किस साल भारत आया? बहुत महत्वपूर्ण है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था, उसमें भारतीयों का सहयोग लेना था उस सब के लिए। तो भारतीयों के लिए जो किस तरीके से उनको सरकार में भागीदार बनाया जाए, संविधान, इस तरीके का विचार, इन सब चीजों के लिए कि यहाँ के राजनीतिक जो आकांक्षाएं थी उनको पूरा करने के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। लेकिन
क्रिप्स मिशन भारतीयों की इच्छाओं को स्वीकार करने में वह असफल रहा, भारतीयों को मनाने में असफल रहा, क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा डोमिनियन स्टेटस, भारत को डोमिनियन स्टेटस देने तक ही शामिल रहा, और इसलिए उसने डोमिनियन स्टेटस प्रपोज किया, और यहां पर उसका इस चीज को कांग्रेस ने विरोध किया और उधर मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया, यहां की राजनीतिक पार्टियों ने उसका विरोध किया, इसलिए पूरी तरीके से क्रिप्स मिशन असफल वापस लौट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? भारतीय स्वतंत्रता और फेडरल स्ट्रक्चर के प्लान को लेकर के आया था, डायरार्की शुरू करने के लिए, साइमन कमीशन या स्टार्ट आईसीएस एग्जाम, आईसीएस परीक्षा शुरू करने के लिए। तो क्वेश्चन बड़ा ओपन है। यस, प्लान फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड फेडरल स्ट्रक्चर। भारत में इसमें चारों तरफ विरोध चल रहा था, यहां तक कि नौसेना का भी विरोध हो गया था, इसलिए अब स्थिति थी अंग्रेजों का भारत में बने रहना अब उनके हित में नहीं था। ओवरऑल उनको खर्च ज्यादा करने पड़ते, डर भी था, और जो सेना, उनको मुट्ठी भर अंग्रेज थे, भारतीयों के माध्यम से उन्होंने भारतीयों का शोषण किया। 80-90 हजार अंग्रेज इतने 40 करोड़ की जनसंख्या पर हावी रहे। वो किसके माध्यम से? यहाँ की फोर्स, यहाँ की जनता ही तो यहीं की उनकी सेना में शामिल हुई, उन्हीं के माध्यम से नॉर्थ वालों को साउथ वालों से मरवाते रहे, साउथ वालों को नॉर्थ वालों से मरवाते रहे, सेनाओं से। और वह अंग्रेजों ने नहीं मारा, अंग्रेजों का केवल आदेश था, हथियार तो आखिर भारतीयों ने ही अपने लोगों के ऊपर चलाया। लेकिन यह व्यवस्था उधर आजाद हिंद फौज के कारण जो चला, सेना में विद्रोह होना शुरू हो गया, जिस सेना के माध्यम से भारत पर सत्ता स्थापित किए थे, काबिज किए, बनाए रखे हुए थे, भारत पर सत्ता बनाए रखे थे, अंततः यहां से जाना ही उन्हें उचित लगा। और उसके लिए था कि ऐसे में जाते जाते कुछ लेकर के जाएं, जहां तक संभव हो सके कुछ खिंच जाए। तो उसी संदर्भ में कैबिनेट मिशन भेजा गया। इसमें इनका उद्देश्य था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एंड फेडरल स्ट्रक्चर के योजना कैसे संघीय संरचना और भारतीय स्वतंत्रता की योजना के साथ यह भारत में आए। 1946 में इन्होंने प्रपोज किया, यह प्रपोजल दिया, एक रोड मैप, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक रोड मैप तैयार करके लेके गए। काफी कुछ चीजें, यद्यपि विरोधों वगैरह के बावजूद काफी चीजें उनकी स्वीकारी गई। दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों से बातचीत करके गए। उद्देश्य यही था कि जाते जाते मुस्लिम लीग को भड़काओ और इस तरीके की स्थिति बनाओ कि यहां पर दोनों एक साथ न रहें, उनका हित था। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट किस साल हुआ? लगा लिए हो गया? उन्नीस 1932 में दलितों और कांग्रेस के बीच यह समझौता, यानी गांधी जी और अंबेडकर जी ने मिलकर के उनके दोनों के बीच में यह पैक्ट हुआ। दरअसल रैमजे मैकडोनाल्ड इसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी 32 में। हुआ उसने किया क्या कि चाह रहा था, अब दलितों की आबादी उसमें ज्यादा थी, उनको ये करना चाह रहा था कि जिस तरीके से मुस्लिमों को अलग कर दिया है उसी तरीके से दलितों को भी अलग किया जाए और उनके लिए इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए कि जिससे हिंदू समाज से दलित अलग एक समाज बन जाए।
इसका अंबेडकर जी भी उस फेवर में थे कि अलग से आरक्षण की, जैसे मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल बनाया गया था, निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था, उसी तरीके से चाहते थे अंबेडकर जी भी। तो गांधी जी अंत में आमरण अनशन पर बैठ गए। अंत में अंबेडकर के ऊपर दबाव पड़ा, नैतिक दबाव पड़ा, वो जाके गांधी से मिलते हैं और इस चीज पर समझौता होता है कि भाई तो इलेक्शन में जो भी होगा सीटें दलितों के लिए रिजर्व रहेंगी, लेकिन वोटिंग राइट्स जो होगा दलित और वहां के जितने भी नॉन दलित होंगे सब वोट देंगे। यह 1909 के एक्ट में जो सबसे बड़ी गलत चीज शुरू हुई, गंदगी शुरू हुई, वह यह था कि प्रत्याशी मुस्लिम होगा और वोटर भी मुस्लिम होंगे, गैर मुस्लिम्स वोट ही नहीं डाल सकते। तो इसके क्रम में होगा क्या, जो आज का परिणाम हुआ, रिजर्व रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बाइकॉट एंड मास प्रोटेस्ट, क्विट इंडिया। लगा लिए होंगे ऐसे। बाइकॉट, साइमन वापस जाओ। साइमन का चारों तरफ जहां जहां गया वहां वहां पर उसको इसका मास प्रोटेस्ट हुआ। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। पिछले वीडियो में इस चीज़ का हम लोग डिस्कशन भी किए थे, किस तरीके से लाला लाजपत राय का अंत में उसी में उस विरोध प्रदर्शन में उनको लाठियों से लगता है और अंत में वो स्वर्गवासी हो जाते हैं। उसके कारण एक चीज़ है, क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारियों में एक तरीके से उनका पूरा खून खौल जाता है, क्रांतिकारियों ने पूरा बदला लेने की वो करता है और उस दौरान लोगों के अंदर एक और उत्साहवर्धन होता है। क्रांतिकारियों के हर बलिदान ने लोगों को उत्साहित किया, लोगों के अंदर जज्बा भरा, लेकिन कुछ दलाल थे जो कि आंदोलन को पूर्ण होने ही नहीं देना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने किसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, प्रांतीय स्वायत्तता? गवर्नर जनरल को, प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड लेजिस्लेचर को, आईसीएस ऑफिसर्स को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। लगा लिए होंगे। प्रोविंशियल गवर्नर्स और लेजिस्लेटर्स, इनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट गेन्ड सेल्फ रूल पावर्स एट लोकल लेवल, प्रांतीय स्तर पर काफी स्वायत्तता दी गई। बताया ही गया था कि डायरार्की अब सेंट्रल लेवल पर शुरू हो गई, प्रोविंशियल लेवल पर ऑटोनॉमी दी गई। तो वह ऑटोनॉमी प्रोविंशियल गवर्नर्स और लेजिस्लेटर्स को थी कि जो कि उन स्थानीय विषयों पर कानून बनाने, उसके क्रियान्वयन करने के संदर्भ में सुझाव वहां की विधायी जो जनप्रतिनिधि थे वे देते थे। चूंकि यहां पर यह जनप्रतिनिधि अपनी विधायिका के प्रति, राज्य की विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, (1942) में किस आंदोलन ने ब्रिटिश के खिलाफ जन नागरिक अवज्ञा, मास सिविल डिसओबीडियंस शुरू किया? सबका आंसर आ गया होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ 42 में, गांधी ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ? 46, 47, 48, 50?
1947 में यह एक्ट अधिनियम पारित हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र देश बना। यहां पर दो डोमिनियन स्टेट बनाए गए 15 अगस्त 1947 को, इंडिया और पाकिस्तान। आप लोग मालूम होना चाहिए, शुरुआत में 15 अगस्त को ही पाकिस्तान भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता था शुरुआत में। बहरहाल यह 20 क्वेश्चंस आज के एमसीक्यूज के थे। अब हमारा इस ऐतिहासिक विकास पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में 40 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। 20 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा और 20 क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट सेकंड में पढ़ा, उस पर देखा। तो अगर यह इस प्रकार से हम लोगों के 40 क्वेश्चंस पूरे हुए, लगभग हर एरिया को कवर किया गया, आप अपने को इवेल्युएट किए, कैसा आपके परफॉर्मेंस रहे उनको बताएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों में बताएं। अपने को जो तैयारी है, अपनी तैयारी को और जारी रखें। आने वाली वीडियो में अपने को और इवेल्युएट करें। कमेंट करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर एमसीक्यूज चाहिए, हम उस पर बनाएंगे। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वह है भारतीय संविधान के निर्माण, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो मेन रहा है, माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण, उसका कार्यकरण क्या रहा है, किस तरीके से विविध समितियां बनी और संविधान लागू हुआ, वो सब चीज को हम लोग इस आने वाली वीडियो में उस पे संबंधित प्रश्नों पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग बताइएगा और किस एरिया पर चाहिए वीडियो, हम उस पर एमसीक्यूज बनाएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये देखिए, यही रहे हैं कंपनी रूल के तहत पार्ट ए में 10 एमसीक्यूज हम लोग किए हैं, पार्ट 1B में 10 एमसीक्यूज किए हैं। ये दोनों की कंबाइंड वीडियो भी है। क्राउन रूल के तहत पार्ट 2A में 10 एमसीक्यूज पिछले क्लास में किए थे और 2B में 10 एमसीक्यूज अभी हम लोग किए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, जय भारत, जय भारतीय सेना। थैंक यू।